हाँ जी, हेलो, नमस्कार, राम राम। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। तो साथियों, अब आपको तैयारी में पूर्ण तरीके से जुट जाना है क्योंकि सीटी में बदलाव होने के चांसेस है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सीटी क्लियर करनी है। इसमें काफी कुछ बदलाव होगा और क्राइटेरिया भी शायद बढ़ाने के आसार लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी में जुट जाइएगा। ठीक है। और भर्तियों का पिटारा भी खुल गया है। लगभग 1 लाख पदों पर अलग अलग विभागों में भर्तियां आ चुकी है। आप इसकी तैयारी में जुट जाइएगा। ठीक है। जो भी आप क्वालिफाई हो जिसमें भी। और सबसे पहले तो मेन बात है कि सीटी इसमें क्वालिफाई होनी चाहिए। ठीक है। तो सीटी की तैयारी कीजिएगा और बाकी अपने अदर उसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की करेंगे। ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप देखिएगा बिल्कुल जीरो से। और 41 जिलों के अनुसार मैंने ज्योग्राफी पढ़ाने का प्रयास किया है, तो आप बिल्कुल उसमें जाके देखिएगा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो राजस्थान में परियोजनाओं की करेंगे। हमारे 3 टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो आपका राजस्थान का परिचय कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए और नदियां कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो राजस्थान में परियोजनाओं की करेंगे। संपूर्ण जानकारी परियोजनाओं की मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ेंगे। बोर्ड में मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आपका टाइम जाया नहीं हो और संपूर्ण जानकारी आपको इस बोर्ड के माध्यम से प्राप्त हो सके। ठीक है। तो राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की बात करने से पहले हम लोग राजस्थान में सिंचाई के साधनों की बात करते हैं कि राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं जिनसे हमारी सिंचाई की सुविधाएं आप आसानी से कर पाते हो। ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं कुएं। कुएं, उसके बाद नलकूप। कुएं से सर्वाधिक सिंचाई होती है पूर्वी राजस्थान में। अगर क्षेत्र वाइज बात करें, एरिया वाइज की, तो पूर्वी राजस्थान में होती है। और पूर्वी राजस्थान में भी बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई होती है। अगर आपको ऑप्शन में जिले पूछे तो जिले में जयपुर करना है और एरिया वाइज पूछे तो पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। बात करते हैं नलकूप। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, वो भी पूर्वी राजस्थान में होती है। और जिले पूछे तो आपको भरतपुर में करना है कि भरतपुर में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। कुएं एवं नलकूपों दोनों की बात करें एक साथ तो आपको जयपुर जिला करना है, पूर्वी राजस्थान करना है। ठीक है। कुएं एवं नलकूपों दोनों दे रखा हो और ऑप्शन में ये दोनों जिले हो तो आपको जयपुर करना है। ठीक है। और पूर्वी राजस्थान एरिया आपका है। ठीक है। बात करते हैं 3rd नंबर पर सिंचाई के साधनों में नहरों की। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक जो सबसे बड़ी जो आपकी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंचाई के साधनों के बारे में। तो नहरों से सिंचाई उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, और जिला पूछे तो श्रीगंगानगर करना है और 2 जिले पूछे तो बीकानेर कर देना है। ठीक है। श्रीगंगानगर अगर दोनों ऑप्शन में हो तो श्रीगंगानगर करना है, अगर 2 जिले पूछे तो बीकानेर भी करना है। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट जो सिंचाई के साधन है, 4थे नंबर पर नदियां। नदियों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो दक्षिणी राजस्थान में होती है। और मेनली जो जिला आता है दक्षिण राजस्थान में, कोटा करना है आपको। 2 जिले पूछे तो बांसवाड़ा भी। ठीक है। तालाबों से सिंचाई सर्वाधिक होती है दक्षिण राजस्थान में, और एक जिला पूछे तो भीलवाड़ा, 2 पूछे तो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। ठीक है। बात करते हैं 6 नंबर पे जिलों से सिंचाई। और जिलों से सिंचाई होती है आपकी उदयपुर में, क्योंकि ये जिलों की नगरी भी बोलते हैं इसको, जिलों की नगरी। और जिलों की नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जिले पाई जाती है और जिलों से सिंचाई कहाँ होती है आपकी? उदयपुर में होती है। बात करते हैं 7वें नंबर पे झरनों से। और झरनों से सिंचाई होती है आपकी बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर ये किसे बोलते हैं? बांसवाड़ा को बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया आपकी सिंचाई के साधन। और इनसे किन किन जिलों में, किन किन क्षेत्र में सिंचाई होती है, उन सब की डिटेल से जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब इनके परसेंटेज की बात करते हैं कि कितना परसेंट एरिया इनसे सिंचित होता है। ठीक है। तो राजस्थान में सिंचाई के साधनों का प्रतिशत, सबसे पहले तो बात करते हैं कुएं एवं नलकूपों की। दोनों को मिलाकर जो हमारा राजस्थान सिंचित होता है उसका परसेंटेज में एरिया है 69.39%। 69.39% जो भाग है वो कुओं और नलकूपों से सिंचित होता है राजस्थान का। ठीक है। अकेले कुओं से कितना होता है? तो अकेले कुओं से 20.10% और अकेले नलकूपों से 49.29%। दोनों को मिलाएंगे तो ये आएगा आपका। ठीक है। बात समझ में आ गई? परसेंटेज के रूप में भी देखना है। नहरों की बात करते हैं तो नहरों में 28 पॉइंट में 39% आपका भाग सिंचित होता है। तालाबों से बात करते हो 0.33% भाग सिंचित होता है राजस्थान का। ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं की। सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया है, 4 प्रकार से किए गए हैं सिंचाई परियोजनाओं के। ठीक है।
बात करते हैं सबसे पहले जो परियोजना है आपकी पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये क्या होती है? तो बहुउद्देशीय मतलब एक से अधिक उद्देश्य जिस योजनाओं से पूरे होते हो उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। यानी कि बहुत सारे उद्देश्य, जैसे पेयजल हुआ, सिंचाई हुई, अन्य जो भी उद्देश्य है आपके, ठीक है, वो सभी अगर जिस योजना से या परियोजना से पूरे हो रहे हैं वो आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बात करते हैं इसमें आगे वृहद सिंचाई परियोजना। तो वृहद सिंचाई परियोजना जिसका कृषि कमांड क्षेत्र आपका 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, वो आपकी वृहद सिंचाई परियोजना में काउंट होगी। ठीक है, बात करते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसका कृषि कमांड क्षेत्र आपका 2 से 10,000 हेक्टेयर हो, वो आपका मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाएगी। लघु सिंचाई परियोजना जिसका कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 से कम हो, 2,000 हेक्टेयर से, वो आपकी लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मुख्यतः 4 प्रकार की परियोजनाएं। अब आगे हम लोग एक एक परियोजना को डिटेल से पढ़ते जाएंगे सर। ठीक है, तो जो भी आपकी परियोजना है मैं परियोजना आपको डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे एक एक जो आपकी परियोजना है उनके बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। केवल आपको परियोजनाएं ध्यान रखनी है, केवल इसके बारे में ये याद रखना है कि ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और बाकी परियोजना के बारे में आपको कोई नहीं पूछता और आपको ध्यान में भी नहीं रखनी बात, और इसमें जो भी डिटेल है मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले जो बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, ये बात इसी के बारे में ध्यान में रखनी है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की यह संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 3 राज्यों की है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इस परियोजना पर 2 बांध बने हुए हैं, और कौन कौन से हैं? एक तो भाखड़ा बांध, एक नांगल बांध, तभी इसका नाम भाखड़ा नांगल परियोजना रखा गया है। ठीक है, तो भाखड़ा बांध तो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध जो है आपका रोपड़ पंजाब में है। दोनों ही सतलज नदी किनारे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई भाखड़ा नांगल परियोजना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यास परियोजना जो कि व्यास नदी पे है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसमें भी सेम 3 राज्य वही है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इसमें भी 2 बांध बने हुए हैं, एक तो पंडोहे बांध, एक पोंग बांध। 2 बांध है, पोंग और पंडोहे बांध, दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में है, व्यास नदी पे है। ठीक है, ये 2 परियोजना आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं आगे तीसरी नंबर की जो परियोजना है आपकी चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। राजस्थान का इसमें 50% हिस्सा है और मध्य प्रदेश का भी 50% हिस्सा है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक लाभ 12 जिले को मिलता है इससे, चंबल परियोजना से, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब चंबल परियोजना पे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। कितनी? 8 लिफ्ट नहरें, इनको एज इट इज याद रखना। दिगोद लिफ्ट नहर आपकी कोटा में है, बाकी पचेल लिफ्ट नहर, कचारी लिफ्ट नहर, गणेशगंज लिफ्ट नहर, अंता लिफ्ट माइनर और सौरखंड लिफ्ट नहर, ये आपकी 12 में है। ठीक है, जालीपुरा लिफ्ट नहर कोटा में है, कोटा में 2 है, दिगोद और जालीपुरा, और बाकी सब 12 में है। ठीक है, ये होगी आपके चंबल नदी पे स्थित लिफ्ट नहरें, 8 है टोटल। आगे बात करते हैं चंबल परियोजना से कुल विद्युत की उत्पादकता कितनी होती है। तो कुल विद्युत इससे 386 मेगावाट होती है टोटल। तो राजस्थान और एमपी का दोनों का 50-50% हिस्सा है, तो 193 मेगावाट इसकी राजस्थान की और 193 मेगावाट एमपी की, दोनों की ये अनुपात रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे परियोजना को देखने का प्रयास करते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अगली जो अपनी परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना। इसकी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इंदिरा गांधी जो नहर है उसका उपनाम है, एक तो राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा, पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा, क्योंकि इसका बहाव क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान की ओर है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे डायग्राम के माध्यम से कि इसमें लिफ्ट नहरें कौन सी है और शाखाएं कौन सी है, सबकी डिटेल्स चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नहर का जो प्रारूप है वो 1948 में कंवर सेन द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, नहर का प्रारूप 1948 में कंवर सेन द्वारा तैयार किया गया था। आगे बात करते हैं इस नहर के उद्घाटन की। इस नहर का उद्घाटन कब और किसने किया? तो 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने इस नहर का उद्घाटन किया, और गोविंद वल्लभ पंत क्या थे? उस टाइम तत्कालीन गृह मंत्री थे। कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। शुरुआत में इसका नाम जो हुआ करता था वो हुआ करता था राजस्थान नहर परियोजना।
शुरुआत में जब इसका उद्घाटन हुआ तो इसका नाम था राजस्थान नहर परियोजना, लेकिन बाद में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। इस जो नहर है इस पर कुल लिफ्ट नहरें बनाई गई है 7 और कुल शाखाएं इसमें है 9। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं डायग्राम के माध्यम से कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं, शाखाएं के कौन कौन सी है। कुल उप शाखाओं की बात करें तो इस पर कुल उप शाखाएं हैं 3, जिनके नाम यह दे रखे हैं। एक तो लीलवा और एक दीघा और एक गडरा रोड, ये 3 उप शाखाएं हैं इस परियोजना पर। ठीक है, लीलवा और दीघा जैसलमेर में है और गडरा रोड आपकी बाड़मेर में है। ये हो गई आपकी बेसिक चीजें। ठीक है, अब डायग्राम के माध्यम से हम देख लेते हैं कि इस परियोजना का जो है उद्गम कहां से होता है और समापन कहां हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है आपकी तिब्बत में है और इधर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हो रहा है, मानसरोवर झील से सतलज नदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है, मानसरोवर झील से सतलज नदी का उद्गम हो रहा है, इधर हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है, व्यास और सतलज नदी जहां मिलती है उसका नाम है हरिके बैराज, और बैराज बोलते हैं सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए बांध को। ठीक है, तो ये हरिके बैराज है, यहाँ सतलज और व्यास दोनों नदियों का आपका संगम हो रहा है जो कि पंजाब में है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो नहर है उसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, हमारी जो नहर है उसका उद्गम कहां से हो रहा है, हरिके बैराज से। हरिके बैराज कहाँ है, पंजाब में है। और हरिके बैराज से हनुमानगढ़ तक ये नहर आपकी पूरी अंडरग्राउंड है, तो जमीन के नीचे है, तो इसका नाम आपका राजस्थान फीडर है। और राजस्थान फीडर कहाँ तक है, 204 किलोमीटर तक। 204 किलोमीटर की आपकी राजस्थान फीडर है जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में ये है। ठीक है, राजस्थान फीडर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 204 किलोमीटर की आपकी नहर है। ठीक है, ये होगी राजस्थान फीडर की बात। अब हनुमानगढ़ से यहाँ मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये आपकी मुख्य नहर है जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है, हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ तक मुख्य नहर है जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है, मोहनगढ़ से गडरा रोड, मोहनगढ़ से गडरा रोड आपकी 165 किलोमीटर की और नहर फिर बाद में जोड़ दी गई। 165 किलोमीटर की मोहनगढ़ से पोखरण तक और जोड़ दी गई। ठीक है, और ये गडरा रोड बाड़मेर तक फैली हुई है। लास्ट अंतिम पॉइंट ये है गडरा रोड बाड़मेर, जिसको ओ पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हुई जो कि आपको डायग्राम के माध्यम से देख लेनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। मानसरोवर झील से आपकी सतलज नदी का उद्गम होता है, इधर हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी का उद्गम होता है, दोनों जहां मिलती है उसका नाम है हरिके बैराज जो कि पंजाब में है। और हरिके बैराज से हमारी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका प्रारंभ होता है। हरिके बैराज से जो आपका हनुमानगढ़ है वहां तक राजस्थान फीडर के नाम से अंडरग्राउंड जो आपकी नहर निकाली गई है वो राजस्थान हनुमानगढ़ तक निकाली गई है। ठीक है, और ये 3 राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 204 किलोमीटर की राजस्थान फीडर नहर है। ठीक है, हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये मुख्य नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर हो गई। ठीक है, बाद में इसको और बढ़ा दिया गया, आपकी मोहनगढ़ से गडरा रोड तक 165 किलोमीटर की और बढ़ा दी गई। ठीक है, अंतिम पॉइंट इसका बोल पूछे तो गडरा रोड बाड़मेर, अगर बाड़मेर ऑप्शन में ना हो तो जैसलमेर तक बता देनी है। ठीक है आपको। अब बात कर लेते हैं इसमें लिफ्ट नहरों की और इधर आपकी शाखाओं की। तो लिफ्ट नहरें आपकी इधर दे रखी है और शाखाएं इधर है। लिफ्ट नहरें इस पर 7 है और आपकी शाखाएं 9 है। तो पहले लिफ्ट नहरों को देख लेते हैं। ठीक है, पहली जो हमारी लिफ्ट नहर है वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो कि बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में है। ठीक है, कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर और गंगानगर 2 जिलों में है और ये सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। ठीक है, ध्यान में रखनी ये बात, कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है बीकानेर और गंगानगर। तीसरी जो नहर है लिफ्ट नहर पन्नालाल बारूपाल जो कि बीकानेर और नागौर में है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर में है, ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन सी है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ठीक है, 5वीं नंबर की है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर में। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जोधपुर और जैसलमेर। ठीक, ये तो हो गई आपकी लिफ्ट नहरें। इधर बात करते हैं शाखाओं की। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखा जो है वो आपकी गंगानगर में है। ठीक है, 2 शाखा तो आपकी गंगानगर में है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। 3 जो शाखाएं हैं वो आपकी बीकानेर में है, दातौर, पूगल और बिरसलपुर। बिरसलपुर नहीं है दोस्तों, बिरसलपुर है। ठीक है, ये आपकी 3 शाखाएं आपकी बीकानेर में है। चारण वाला जो शाखा है वो 2 जिलों में है, बीकानेर और जैसलमेर। जैसलमेर में 2 शाखाएं हैं, शहीद बीरबल और शहीद गोपाराम। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना। अब 9वीं जो शाखा है वो है रावतसर शाखा।
रावतसर शाखा। और इसकी बात ध्यान में रखनी है, एक तो हनुमानगढ़ में है, बाकी जो शाखाएं हैं वो मिलती है दाईं ओर से, लेकिन ये एकमात्र ऐसी शाखा है, एकमात्र, जो कि आपकी बाईं ओर से मिलती है। ये बात ध्यान में रखनी है, रावतसर शाखा एकमात्र ऐसी शाखा जो बाईं ओर से आपकी निकलती है। कहां से? इंदिरा गांधी नहर से बाईं ओर से निकलती है रावतसर शाखा, ठीक है। बाकी जो शाखा है वो दाईं ओर से निकलती है, ठीक है। और ये जो लिफ्ट नहरें हैं ये आपकी बाईं ओर से निकलती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। एक बात और मैं बता देता हूँ मुख्य नहर के बारे में, यहाँ मिटा के लिख देते हैं। ये आपकी जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर कितने किलोमीटर की है? 445 किलोमीटर की। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में आपका सत्तासर गांव, सॉरी मसीतावली, मसीतावली कहाँ है? हनुमानगढ़ में। मसीतावली हनुमानगढ़ से सत्तासर बीकानेर तक हुआ, सत्तासर बीकानेर तक। और ये कितनी किलोमीटर बनी? 189 किलोमीटर की आपकी प्रथम चरण में इसका निर्माण हुआ, जो कि मसीतावली हनुमानगढ़ से सत्तासर बीकानेर तक फैली हुई है। दूसरे जो चरण है, दूसरा चरण, इसमें आपका सत्तासर से निर्माण हुआ, सत्तासर बीकानेर से और मोहनगढ़ तक बनी, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ठीक है। और ये बनी 256 किलोमीटर की, 256 किलोमीटर की बनी दूसरी चरण में, ठीक है। और दोनों मिलकर कितनी हो गई आपकी? 445 हो गई, ठीक है। प्रथम चरण में मसीतावली हनुमानगढ़ से सत्तासर बीकानेर तक 189 किलोमीटर की बनी। दूसरे चरण में सत्तासर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर की बनी, और दोनों आपकी मुख्य नहरें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। बाद में इसको 165 किलोमीटर और बढ़ाकर गडरा रोड बाड़मेर, जिसको ओ पॉइंट बोलते हैं, यहाँ तक निकाल दिया गया, ठीक है। ये बातें हुई आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने साथियों के पास भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना अध्ययन कर सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।